नमस्कार। न्याय धर्म सभा द्वारा संचालित न्याय स्थापना अभियान के तहत ये फेसबुक एनटीएस लाइव का कार्यक्रम आज का प्रारंभ किया जा रहा है। गुरुदेव जी का सादर अभिनंदन एवं प्रणाम करते हैं और लाइव में उपस्थित सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है न्यायशील शिक्षण व्यवस्था। ये एनडीएस के 111 प्रस्तावों में से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इस पे आज गुरुदेव जी द्वारा हम लोगों को विस्तृत जानकारी इसके बारे में दिया जाएगा। तो गुरुदेव जी का सादर अभिनंदन करते हैं कि आज का कार्यक्रम शुरू करें। धन्यवाद। अभी लाइव के सभी सम्मिलित होने वाले लोगों को सबसे पहले न्याय धर्म सभा की ओर से उनका स्वागत किया जाता है और नियमित रूप से प्रत्येक रविवार को उपस्थित होने के लिए उनको सभी को आमंत्रित भी किया जाता है और अपील की जाती है कि वे इस कार्यक्रम में स्वयं भी और दूसरों को भी भागीदार बनाएं। न्याय धर्म सभा द्वारा ये न्याय स्थापना अभियान संचालित है, जिसमें प्रायः विगत कई वर्षों से सभी प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि न्याय की समझ जन जन तक पहुंचे। न्याय ही वास्तव में मानवीय धर्म है, जो मानव समाज और मानवीय राष्ट्र का एकमात्र रिलीजन है। न्यायशील नियम नीति निर्णय को ही धर्म के नाम से जाना जाता है। इस व्यावहारिक धर्म को छोड़ करके जब लोग निजी चारित्रिक धर्मों को सब कुछ मानकर और उसी पे लटके रहते हैं, उसी पे चलते रहते हैं, तो धर्म वास्तव में नष्ट हो जाता है। यदि व्यवहार नष्ट हो जाए तो आचार भी नष्ट हो जाता है, उसको चाहे जितना आप संभालिए। व्यवहार से सभ्यता उत्पन्न होती है और आचार से संस्कृति उत्पन्न होती है। सभ्यता यदि स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, सात्विक हो, न्यायशील हो, तो संस्कृति स्वतः शुद्ध होने लगती है, उन्नत होने लगती है। सभ्यता अगर ऊंची ना हो तो संस्कृति कभी अच्छी नहीं बन सकती, और जब सभ्यता कमजोर हो जाती है तो संस्कृति स्वतः क्षीण होने लगती है। तो उसके परिणाम स्वरूप लोगों के संस्कार, गुण सब पतित होने लगते हैं, और चूंकि गुणों के द्वारा ही सब प्रकार के संसाधनों का विकास होता है, तो संसाधन भी क्षीण हो जाते हैं। अब ये बात बहुत स्पष्ट है कि सभ्यता
यदि शुद्ध हो तो संस्कृति शुद्ध हो जाएगी, और संस्कृति शुद्ध हो तो संसाधन शुद्ध हो जाएंगे। संसाधन को शुद्ध बनाए रखने के लिए संस्कृति और सभ्यता की शुद्धता अनिवार्य समझी जाती है। अब इस विषय में लोगों को जो सबसे बड़ी जानने की बात है वो है कि व्यवहारिक सभ्यता किन मौलिक बातों पर आधारित होती है, उसमें कैसे समझेंगे कि आप सभ्य हुए हैं, आप एक सभ्य सामाजिक अथवा राष्ट्रीय नागरिक हैं, तो आपकी सभ्यता का आधार क्या है, किन आधारों पर आप अपने को सभ्य मानेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली बात होती है वो शिक्षा व्यवस्था होती है। आज का लाइव प्रोग्राम का जो विषय हमको संगठन के लोगों ने भेजा है बोलने के लिए, वो शिक्षा व्यवस्था का है कि हमारी सामाजिक अथवा राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए जो मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। तो संपूर्ण मानवीय व्यक्तित्व कैसे विकसित होगा, ये सोचना ही शिक्षा का मूल विषय है। यदि शिक्षा आपकी पर्सनालिटी को मानवीय नहीं बनाती तो विद्या विहीना पशुभिर समाना, विद्या या शिक्षा के बिना मनुष्य जो है वो पशु के समान रह जाता है। तो 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से प्राचीन सनातन धर्म में व्यवस्थित था कि प्रत्येक समाज के सदस्य को अथवा राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को संपूर्ण शिक्षा कैसे सुलभ हो कि उसके मानवीय व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके। उसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था सत्यात्मक आधारों पर खड़ी की गई थी और मानवीय व्यक्तित्व में जो सबसे प्रमुख बात होती है वो होती है मानवीय अंतःकरण की। मानवीय अंतःकरण कैसे परिष्कृत हो, यही शिक्षा का मूल विषय है। शिक्षा का जो मौलिक चिंतन है वो इसी बिंदु पर आधारित है कि मानवीय जो अंतःकरण है वो कैसे परिष्कृत हो। लोगों ने इस मानवीय अंतःकरण के अनुकूल शिक्षा नीति पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनाई, तो उसका परिणाम ये हुआ कि मानवीय व्यक्तित्व कुंठित होने लगा। अंतःकरण चतुष्टय का परिष्कार करने के हिसाब से भारतीय मनीषा ने पुरातन काल में ही इस पर चिंतन किया था और पाया था कि वास्तव में शिक्षा के विषय केवल 4 ही होंगे। तो शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहले कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए यही चिंतन का विषय है। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सबसे पहली बात कि हम उनको क्या पढ़ाएं, क्या शिक्षा दें। दूसरी होगी कि ये सुलभ कैसे हो, तो स्कूलिंग सिस्टम लाना होगा। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम का चिंतन आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में आप क्या पढ़ाएं कि मानवीय अंतःकरण परिष्कृत हो जाए। तो मानवीय अंतःकरण पर शोध अनुसंधान प्राचीन काल में ही हुआ और वो देखा गया कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 बातें भारतीय मनीषा ने
खोजा और इसको अंतःकरण चतुष्टय के नाम से प्रिस्क्राइब किया। अब वास्तव में दार्शनिक दृष्टिकोण से चूंकि 4 ही आयाम होते हैं जिंदगी के, जिनमें से 3 आयाम व्यवहित होते रहते हैं और चौथा आयाम केंद्रित रहता है, तो केंद्र के रूप में चतुर्थ रहता है। आज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसी पे आ रहा है। वो देखने लग गए हैं कि कहीं ना कहीं तीसरे आयाम तक की जो बात हो रही थी उसको आइंस्टीनियन थ्योरी चौथे आयाम की तरफ ले गई कि इनका कोई केंद्र बिंदु भी होता है। हालांकि अभी जो भौतिक विज्ञानी हैं वो बहुत ज्यादा ना तो इंटेलिजेंट हैं और ना बहुत ज्यादा वो बहुत शोध अनुसंधान के किसी निष्कर्ष तक अभी पहुंचे हैं, तो उसमें और अधिक अच्छे आइंस्टीनों की जरूरत है, तभी उनको कुछ समझ में आएगा। अभी तो वो स्पेस के 3 डायमेंशन के साथ चौथे डायमेंशन समय को बटोर ले आए कहीं से, उसके साथ जोड़ लिया। अब वो इतने कंफ्यूज्ड हैं कि उनको स्पेस और टाइम के बीच का अंतराल भी समझ में नहीं आ रहा है। वो स्पेस के ही अगर 3 डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, अथवा उसे ऊंचाई अथवा गहराई भी कहते हैं, मोटाई को ही हम उसको मोटाई कहते हैं एक शब्द में बोलने के लिए। तो अब वो किसी चीज की जो नाप है, स्पेस की जो नाप है कि कोई चीज कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है और कितनी ऊंची या गहरी है, उसके साथ टाइम का कहां से चौथा आ जाएगा। लेकिन इन 3 बातों के साथ चौथा उन्होंने उसके साथ जोड़ दिया, जबकि टाइम स्वयं में ही एक अलग ही विषय है और उसके स्वतः 3 डायमेंशन होते हैं समय के, जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य कहते हैं। तो समय को स्पेस के साथ चौथा डायमेंशन को, स्पेस का ही चौथा डायमेंशन समय नहीं बल्कि स्पेस का अपना खुद के 3 डायमेंशन और चतुर्थ एक केंद्र भी होता है, केंद्र बिंदु, जो स्पेस जहां से आप नापना शुरू करेंगे कि कहां पर स्केल रखेंगे कि यहां से कहां तक, इधर और उधर, आगे और पीछे, जिस पॉइंट को चुनेंगे वो पॉइंट जो है तीनों का आधार केंद्र रहता है। तो उस केंद्र से उन बातों का पैमाना तय होता है। तो 3 आयाम उस केंद्र के जरिए क्रिएट होते हैं। अगर वो केंद्र आप कहीं नहीं पॉइंट रख सकते, कहीं अपना सुइया प्रकार की सुई कहीं टिकाने की अगर आपके पास जगह नहीं है, तो ना इधर आप गोला खींच सकते हैं ना इधर खींच सकते हैं। तो कोई भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई समझने के लिए आपको एक केंद्र की तलाश करनी होती है। तो दैट सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड इट्स 4th डायमेंशन। ये समय, अब अभी आज के वैज्ञानिक इसे कितना समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये उनका भी बौद्धिक पिछड़ापन है इसमें बहुत ज्यादा। और फिर वो टाइम एक अलग ही बात है, जैसे कि स्पेस के अपने ये 3 डायमेंशन और चतुर्थ केंद्र होता है, उसी तरह समय का एक आयामीकरण है कि विगत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इन तीनों में एक समय का भी अपना एक केंद्र बिंदु बनता है। समय स्वतः जहां से आप इसे नापना शुरू करेंगे, पीछे आगे, तो कोई तो आधार, जैसे अभी आप सदी नापने के लिए बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट एक केंद्र मान लेते हैं समय का पैमाना। तो यू विल हैव टू चूज दैट पॉइंट दैट विल बी कॉल्ड द सेंटर पॉइंट, एंड बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट यू विल से दैट, यू विल से कि इससे पहले या इससे बाद, आफ्टर सेलेक्टिंग द सेंटर पॉइंट। तो दैट सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड द 4th। तो ये
according to space. In the same way, we calculate these dimensions in the same way. जैसा कि स्पेस है उसी तरह से टाइम में भी आप उसी आधार पर कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से दूसरी भी बातों की, जैसे स्पेस है वैसे ही टाइम है, और वैसे ही एक कारण तत्व भी होता है, उसे काज कहते हैं। तो स्पेस, टाइम, काज, ये तीन चीजों को विज्ञान मानता है आज का भी, और सारे साइंटिस्ट इस बात से सहमत है। तो वो काज जो है, वो काज को इनफैक्ट प्रकृति कहते हैं। तो वो प्रकृति जो है वो उसके भी तीन डायमेंशन हो जाते हैं, वो तामस, राजस, सात्विक, ये दार्शनिक व्यवस्था है। तो आप जब किसी चीज को ठीक से आंकते हैं तो आप समझ जाते हैं। इसी तरह से जब मानवीय अंतःकरण को आप विश्लेषण करते हैं तो उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह अहंकार इज द फोर्थ वन। तो इसे मन कहते हैं जिससे आप मनन करते हैं, कोई चीज सोचते हैं, विचारते हैं, कल्पना करते हैं, ऐसा या वैसा तर्क करते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस विचार तंत्र या कल्पना तंत्र को मन कहते हैं। मनन शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, ये तर्क शक्ति, इनको सबको एक शब्द में मन कहते हैं। ये एक आयाम हुआ अंतःकरण का। अब देखें, दूसरा है बुद्धि। ये जो आप तर्क, कल्पना, ऐसा वैसा सब करके आप अचानक किसी चीज को समझ जाते हैं, ऐसा वैसा मनन करते हुए आप जब किसी चीज को समझने लगते हैं तो उसे बोध कहते हैं। और इस बोध की जो सामर्थ्य है, जो बोध करने वाला जो यंत्र है, उसे बुद्धि कहते हैं। तो एक मनन करने वाला यंत्र मन, और एक बोध करने वाला यंत्र बुद्धि। तो मन, बुद्धि, और फिर इसके बाद चित्त। चित्त कहते हैं अपनी भारतीय भाषा में स्मृति को। तो स्मृति केंद्र जो है, ये तीसरा डायमेंशन है। इसमें कोई चीज आप जो बोध हो गया उसे आप स्मृति में डाल लेते हैं, ख्याल में ले लेते हैं। चिंतन किया माने या विचार किया, समझा, और फिर उसको याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, स्मृति में धारण कर लिया। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात होती है अहंकार, जिसे स्वाभिमान कहते हैं। अहंकार या स्वाभिमान आपका दो प्रकार का हो सकता है। जब भी होगा, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो आप अगर पैदा होते हैं और आपका मन, बुद्धि और चित्त, माने आपका विचार और बोध और स्मृति, अगर ये ठीक नहीं है, इसको आपने सही चारा उपलब्ध नहीं कराया है, तो आपका अहंकार दूषित हो जाता है। क्योंकि आप जीव भाव में पैदा होते हैं, वही चीज आप स्वभावतः माने बैठे रहते हैं। तो जो चीज स्वयं को मान लेते हैं वही आपका स्वाभिमान हो जाता है। तो गलत आपने अपने आप को मान लिया। अब आप हैं तो सर्वव्यापी, मौलिक रूप से, आत्मिक रूप से, लेकिन आप मान लेते हैं अपने को संकुचित। तो आपका जब अहंकार संकुचित हो जाता है तो आप दूसरों से कट जाते हैं, तो यह अहंकार दूषित हो जाता है। और जब आप सही बोध को प्राप्त हो जाते हैं, सही दार्शनिक दृष्टिकोण को, आपका आत्मिक जो दृष्टिकोण है वो सही आपको बोध में आ जाए, सही आप उस पर विचार कर लें, फिर सही बोध कर लें, फिर सही उसे अपनी मेमोरी में रख लें, और फिर वैसा ही अपने को माने कि अब यही आप ऐसे हैं, ऐसी आपके बारे में मान्यता बने। तो आप दो प्रकार की ये मान्यता आपकी हो सकती है। यदि आपको सही बात का बोध, सही बात की शिक्षा दे दी गई, तो आप सही अंतःकरण वाले हो जाएंगे, सही अहंकार वाले हो जाएंगे, सही स्वाभिमान वाले हो जाएंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो ये आप दुराभिमानी हो जाएंगे, तो आपका स्वाभिमान जो है दुराभिमान हो जाएगा। तो सदाभिमान हो, दुराभिमान, इसमें अपने को देखना होगा कि हम लोग सात्विक रहें या दूषित रहें।
इन बातों का ख्याल रखते हुए आपका मानवीय अंतःकरण बनाना, उसे उदित करना, प्रकाशित करना, विकसित करना, परिष्कृत करना, शोधित करना, शुद्ध करना और शुद्ध करके मानवीय व्यक्तित्व को तैयार कर देना, ये हुआ शिक्षा का मौलिक चिंतन। के आप शिक्षा व्यवस्था में आधारभूत क्या ले आए, तो शिक्षा का कुल इतना दायरा है। मौलिक रूप से शिक्षा का जो आपको पढ़ाया जो जाना है, शिक्षा के जो विषय, जो पाठ्यक्रम आपका तय होना है, तो उस पाठ्यक्रम को तय करने के लिए आपको इन चारों अंतःकरण के आयामों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को परिष्कृत, परिशोधित, उसको सुसंस्कृत और सुसभ्य बनाने के लिए 4 विषयों की आवश्यकता होगी। अब वो विषय कौन से होंगे शिक्षा व्यवस्था में? विषय होंगे भाषा, गणित, संज्ञान और दर्शन। अब इसे समझ लें। भाषा का मतलब लैंग्वेज से है। एनी लैंग्वेज विच कैन डेवलप योर माइंड। आप में जो विचार करने की, तर्क करने की, वाणी बोलने की जो सामर्थ्य पैदा कर दे, जो विषय, उस विषय को आप पढ़ाइए। वो विषय कौन सा होगा? उसे कहते हैं भाषा। अब वो भाषा जितनी ज्ञान विज्ञान सम्मत होगी, जितनी भाषा शुद्ध होगी, उतना अच्छा मन आपका काम करेगा। और वो भाषा जितनी अशुद्ध होगी, उतना आपका मन कमजोर रह जाएगा। अच्छा, जब आपका मन कमजोर रह जाएगा तो आप पशु तुल्य ही रह जाएंगे। पशुओं जैसा खाएंगे, पशुओं जैसा पहनेंगे, पशुओं जैसा किरकिर करेंगे, पशुओं की तरह ही व्यवहृत होंगे, पशुओं की तरह ही आपका आचार संहिता आपकी बन जाएगी। तो पशु तुल्य जंगल राज में आप फंस जाएंगे यदि आपको भाषा पवित्र नहीं दी गई। तो आप खुद ही पशु तुल्य रह जाएंगे और आपका इस्तेमाल दूसरे लोग गलत, जैसे पशु को बांधे रखते हैं उसी तरह किसी साइकिल में आपको भी किसी दृश्य अथवा अदृश्य साइकिलों में आपको भी बांध दिया जाता है और घसीटा जाता है। आपके समस्त हिताधिकारों को नष्ट कर दिया जाता है। तो एजुकेशन स्टार्ट्स योर फ्रीडम, आपका मोक्ष। इसीलिए कहा गया सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही जो आपको मुक्त करे। तो पहली तो लैंग्वेज आपकी मोक्षदायिनी है, आपको साकलों से बचा सकती है। सबसे पहले शिक्षा में भाषा आपको पढ़ाने की जरूरत है, वो भी शुद्ध भाषा। क्या हो, वो ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर जो बातें परफेक्ट सिद्ध होती हैं, उनको जो है भाषा का व्याकरण बनाया जाए उस आधार पर। तो एक शुद्ध भाषा, शुद्ध व्याकरण वाली भाषा लाई जाए और उसको अपनी अपनी मनगढ़ंत बातों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कसौटियों पर हर चीज को कसके के कितने स्वर, कितने व्यंजन, ये सब बनते कितने हैं वास्तव में, कुछ भी मान लेने से नहीं, वास्तव में कितने ये होंगे, शब्द कैसे बनेंगे, वाक्य कैसे बनेंगे, इनका सबका शुद्ध फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इस आधार पर उस भाषा को तय करो। तो एक हो गई भाषा जो कि परिष्कृत हो। दुनिया में जो भी परिष्कृत भाषा हो, हमारा इससे कोई आग्रह नहीं कि आप यही वाली भाषा पढ़ें। हमारा आग्रह सिर्फ इस बात से है कि आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। अब जो कुछ भी, अगर संस्कृत शुद्ध हो जाए तो आप उसको अपनाइए, हिंदी सिद्ध हो जाए तो आप उसको अपनाइए, उर्दू सिद्ध हो जाए तो उसे मान लीजिए, अंग्रेजी सिद्ध हो जाए सही तो उसे मान लीजिए, लेकिन साइंटिफिकली शुद्ध होनी चाहिए। अच्छा, मनुष्य हो, बहुत ज्यादा शुद्धि तुमको पचेगी नहीं, तो एक शुद्ध वाली लैंग्वेज ले लो मूल भाषा के रूप में, और एक अपना जंगली ब्रेक डांस करने के लिए, तो एक जो है साधारण सी भाषा, कोई भी तुमको जो लोकल अच्छी लगती हो उसे भी ले लो, ताकि तुम्हारा माधुर्य न खोए कि बड़ी मीठी भाषा है तुम्हारी, तो तुम्हारी मधुरता भी कायम रहेगी और ऊपर से तुम्हारी शुद्धता भी कायम हो जाएगी। एक अच्छी वाली पढ़ लो, तो उस अच्छी वाली को ही सबके लिए कॉमन कर दिया जाए, जो वास्तव में सबसे ज्यादा शुद्ध और परिष्कृत है, और जो नहीं है ऐसी तो ऐसी भाषा बना ली जाए शुद्ध और परिष्कृत। और हमने एक सुसंस्कृत भाषा बना भी दी है,
उसका व्याकरण शुद्ध कर दिया है, काफी हद तक सरलीकृत कर दिया ताकि हर आदमी पढ़ सके आसानी से। नहीं तो लोग 50 साल पढ़ते हैं और फिर भी ठीक से भाषा नहीं आती, कोई लाभ नहीं। चाहे जितना पढ़ो, ना अंग्रेजी किसी को आती है, चाहे जितना पढ़ो ना संस्कृत किसी को आती है, चाहे जितना पढ़ो हिंदी में कोई परफेक्शन नहीं ला पा रहा है। लाता भी है तो इतनी अशुद्ध शब्दावलियों का प्रयोग कर रहा है कि समझ में नहीं आता क्या बोले क्या ना बोले। पता नहीं कितनी जगह है वाह को वाह बोल रहे हैं, या को जा बोल रहे हैं। अब सब अशुद्धता की भरमार है और जी रहे हैं लोग। कोई आऊं जाऊं खाऊं पीऊं इस तरह की भाषाओं में कुछ समझ में नहीं आएगा आपको कि इसका क्या प्रत्यय है और कहाँ उपसर्ग है। कोई नियम कानून शुद्ध नहीं है। और वो ऐसा प्रत्यय का क्या अर्थ है, आऊं खाऊं चीऊं पीऊं उसमें लगे, तो ये कैसे होगा? कहीं आवो खाबो जाबो बैठबो उठबो, तो ये कैसे ये बना है? इसके कहां से लाए भैया? इसमें प्रत्यय कैसे बनाए हो और उनका अर्थ क्या है? निरर्थक ही जोड़ लिए कुछ भी और चल रहा है। तो अपने को समझना होगा कि एक साइंटिफिक कोई लैंग्वेज which can lead you to your original goal, to develop your human personality, and the personality will only be developed through the realistic language. अब जैसे अंग्रेजी नॉलेज में, नॉलेज क्यों बोलना है? लिखा कनो लद गई बोलना है आपको नॉलेज। साइकोलॉजी पी से प्रारंभ होती है, एस से नहीं। तो अब आप देख लीजिए सभी चीजों में आपको बहुत सी दिक्कतें। पीयूटी पुट होगा लेकिन बीयूटी बुट नहीं होगा। तो अब आप ऐसे पढ़ते रहिए, आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे कि किसी चीज की क्या प्रोनाउंसिएशन है, ये आप कभी तय नहीं कर पाएंगे। ब्यूटी की स्पेलिंग इतनी अजीब है कि आप उसको कैसे पढ़ लेंगे कि ब्यूटी है, BEAUTY। अब ये ब्यूटी कैसे हुआ? और ड्यूटी में DUTY, तो ब्यूटी में BEAUTY, और वहां ये कर क्या रहे हो? इतनी सारी स्पेलिंग, और दो चार लिख लो उसमें, दो चार बावल कम है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। कर्नल की अंग्रेजी में शायद आर होता ही नहीं है, तो पता नहीं क्या कोलोनल जैसा कुछ लिखते हैं और कर्नल पढ़ते हैं। तो ये सब बहुत मुश्किल वाला काम है। आप उसको जब आप देखोगे तो ड्यूटी में स्पेलिंग कुछ और है, ड्यूटी पढ़ रहे हो, ड्यूटी की स्पेलिंग कुछ और है, उसको ब्यूटी पढ़ रहे हो। स्पेलिंग दोनों की अलग है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का लगभग इक्वल है। तो ऐसी ही बहुत सी बातें हैं। एजुकेशन में कुछ लोग एडुकेशन पढ़ रहे हैं, कुछ लोग एजुकेशन बोल रहे हैं। अब उसको डी को डा पढ़ना है कि जा पढ़ना है, आज तक कंफर्म नहीं है। सबके अपने अपने प्रोनाउंसिएशन है। और एजुकेशन शब्द से शिक्षा कैसे सिद्ध हो जाएगी, आज तक अंग्रेज बता नहीं पाया। एजुकेशन EDUCAT, इससे शिक्षा का क्या संबंध है? आज तक इसका कोई ना इसका ग्राउंड है, ना इसका कोई अर्थ बनता है शिक्षा, लेकिन इसको जबरदस्ती आप कुछ भी बक रहे हैं, उसे शिक्षा मान के चल रहे हैं। सब मान्यता परत है, इसका कोई साइंटिफिक कोई ग्राउंड नहीं है कि एजुकेशन का ये अर्थ क्या होगा। बट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। ये सभी चीजों में ये प्रॉब्लम है। आपकी हिंदी, आपकी अंग्रेजी। अब हम लोग सभी भाषा पढ़ के आ गए, खूब स्कूल गए, हजारों की संख्या में परीक्षाएं दी होंगी और सब पढ़ पढ़ के आ गए। बाद में जब देखो तो पता चलता है सारा भ्रष्ट है। बचपन से इतनी मेहनत कराया, 2 कौड़ी की चीजों में, 2 कौड़ी की भाषाओं में आदमी का प्राण ले लिया। सवाल ये उठता है कि हम लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था को इतनी घटिया कैसे बनाए हुए। तो सबसे पहले तो हम ध्यान दें कि हमारा अंतःकरण चतुष्टय में जो मन है वो भाषा के बिना विकसित नहीं होगा। जो अंदर भीतर में आप अपने ब्रेन में जो शब्दों का संचार कर रहे होते हैं,
शब्दों का, उसे ही मन कहते हैं। मनन माने अंदर शब्दों का संचरण। तो अब आप देखें, शब्दों की उत्पत्ति भाषा से ही होगी। आपको स्वर और व्यंजन पढ़ने पड़ेंगे, स्वर और व्यंजन का फिर संयोग करके आपको शब्द का निर्माण करना होगा, शब्दों का संयोग करके फिर आपको वाक्य का निर्माण करना होगा, वाक्यों को संयोजित करके फिर आपको लेख का निर्माण करना होगा। तो लेख से कोई मंतव्य आप पढ़ पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। तो भाषा का जो मूल उद्देश्य है तब वो पूरा होगा कि ये लोगों के बीच में अपनी भावनाओं के आदान प्रदान के लिए, अपने मंतव्यों के आदान प्रदान करने के लिए, अपनी समझ, अपने ज्ञान, अपने बोध का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की जरूरत होती है, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो भाषा सबसे पहली जरूरत है कि आप एक परिष्कृत भाषा पढ़ाएं सबको, ताकि परिष्कृत मन का निर्माण हो सके। दूसरी बात नहीं, दूसरी बात यह है कि आपका मन के पश्चात बौद्धिक विकास जरूरी है। बुद्धि जो है एक प्रकार की निश्चयात्मिका की शक्ति है, वो किसी चीज का बोध कर लेती है और निश्चय को प्राप्त हो जाती है। और ये निश्चयात्मक जो विषय है उसे गणित कहते हैं। कैसे? जैसे 2 + 2 जोड़ने पर 4 ही होगा, ये एक सुनिश्चित बात है। मैथमेटिक्स जितनी है वो हमेशा हर चीज को निष्कर्षित करती रहती है निरंतर। 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 4 में से 2 घटा देंगे 2 ही बचेगा, 4 में से 3 घटा देंगे 1 ही बचेगा, 5 में से 3 घटा देंगे 2 ही बचेगा। तो ये जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि आपको पढ़ाया जाता है अंकों का, तो ये अंक जो है एक प्रकार के बिंदु हैं। इन बिंदुओं का कि एक बिंदु तो बोले 1, 2 डाट लगा दिया, 2 बिंदु लगा दिया तो 2, 3 डाट लगा दिया तो 3, 4 डाट लगा दिया तो 4। देयर आर सम डाट्स, 5 में 5 डाट्स इस्तेमाल होते हैं, 6 में से 6 डाट बनाए जाते हैं, 7 में 7 डाट बनाए जाते हैं, 8 में 8 डाट बनाए जाते हैं, और फिर अंत में 9 फाइनल। अभी 0 to 9 कुल अंक हैं। फिर आगे जो 10 होता है वो जो है आपका 1 के बाद ही 0 लिख लेते हैं, मतलब अंक जो है वो कुल 0 to 9 ही है, 0 to 9। ये चित्र केवल आपको इतने इस्तेमाल करने हैं गणित में। अब ये इसीलिए 0 to 9 कहो तो ये 10 हो जाते हैं, तो ये दशाक्षरी विद्या है, दशाक्षरी विद्या है। अगर आप भाषा में देखें तो वो भी दशाक्षरी विद्या है, उसमें भी 5 स्वर और 5 व्यंजन ही मूल होते हैं, बाकी सब संयुक्त हैं, संयुक्त स्वर संयुक्त व्यंजन, उसमें भी 10 ही हैं, और गणित में भी 10 ही अंक होते हैं। आप ध्यान देंगे तो बहुत आपको आश्चर्य होगा। संज्ञान भी 10 दिशाओं का ज्ञान ही संज्ञान कहलाता है, कि सब तरफ क्या हो रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे। आप इसमें देखें चारों दिशाएं, फिर उनके चारों के कोण, और फिर ऊपर नीचे के डायरेक्शंस, कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये 10 दिशाओं में क्या कुछ घटनाक्रम सब है, इसे जानने की जो प्रक्रिया है उसे ही संज्ञान कहते हैं। संज्ञान माने जानकारी, इंफॉर्मेशन, सूचना, सूचना ही संज्ञान है। जैसे पुलिस ने कोई किसी चीज का संज्ञान लिया, सूचना प्राप्त करी, तो ये संज्ञान वास्तव में
10 दिशाओं में होने वाली हलचलों की जानकारी कितनी आप उपार्जित कर। अब इसमें ऐतिहासिक घटना क्या हो रही है, भौगोलिक घटना क्या हो रही है, भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, कहाँ क्या है, कितने महासागर, कितने द्वीप, कितने महाद्वीप, ये सब आप, कितने देश, कितने झंडे, कौन कहाँ, क्या प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति, मैनी थिंग्स आर देयर, चारों तरफ आपकी घटना है। तो संज्ञान में आपका नागरिक शास्त्र क्या कह रहा है, आपका संविधान शास्त्र क्या कह रहा है, आपका परिघटना शास्त्र क्या कह रहा है, और आपका चारों तरफ से पर्यावरण, पर्यावरण में भूगोल, इतिहास आदि सब आता है। तो वो सब चीजें क्या कह रहे हैं, आप जब इसको देखोगे आपको बड़ा आप हतप्रभ होगे कि संज्ञान भी बड़ा वास्ट विषय है। अच्छा, अब उनको सबको एक विषय ही समझना चाहिए, उसमें आप हजारों विषय पढ़ाते चले जाते हो, हजारों की जरूरत नहीं है, वो एक ही सब्जेक्ट रखो, उसी में ऐतिहासिक एक चैप्टर रखो, एक जो है भूगोल का चैप्टर रखो, एक और भी तमाम जानकारियों का चैप्टर रखो, ऐसी सब उसमें रख दो। तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि बहुत सी बातों का समावेश, सब जनरल नॉलेज जैसी चीजें, करंट अफेयर्स जैसी चीजें, ये सब आप उसमें डालिए। तो जब आप संज्ञान में बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे तो उनका तीसरा केंद्र विकसित होगा, जिसे कहते हैं चित्त। तो चित्त माने स्मृति, उनका स्मृति केंद्र, ये तीसरा विषय है। अब इसके बाद आप उनको चौथा विषय पढ़ाएंगे, उसे कहते हैं दर्शन। दर्शन क्यों पढ़ाना है? क्योंकि उससे अहंकार का परिष्कार होता है। सबसे पहले आप मन का परिष्कार करिए, फिर बुद्धि का परिष्कार करिए, फिर आप अपना चित्त का परिष्कार करिए, फिर अहंकार का परिष्कार करिए। तो ये मानवीय अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, शिक्षा के द्वारा ही शुद्ध होता है, सुविकसित होता है, समुन्नत होता है, सकारात्मक बनता है, सात्विकता की ओर चलता है, तभी आप मानवीय बन पाते हैं, अथवा आप पशु तुल्य ही रह जाते हैं। तो अगर ये चारों विषय आपको ठीक से नहीं पढ़ाए गए, और ये भी ध्यान रखें ये चारों विषय क्रमबद्ध हैं। अगर आप भाषा ठीक से नहीं पढ़ाते हैं तो आप गणित नहीं पढ़ा सकते, भाषा पढ़ाए बिना गणित नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि गणित में आपको एक भी बोलना है तो ए और का, ये सब अक्षर तो भाषा के ही, दो बोलना है तो उसमें दा और रो की मात्रा, ये सब क्या है, ये आपको वहां भाषा में ही पढ़ना पड़ेगा। तो भाषा सबसे पहली चीज है, सबसे पहला विषय है जो पाठ्यक्रम में शामिल होगा। भाषा के बिना अब परफेक्ट भाषा चाहिए, ऐसा नहीं कि अलूल जरूर कुछ भी पढ़ा दिया कि इनको तो भाई लोकल लैंग्वेज अंटसंट पढ़ाई जाएगी, ना ना, शिक्षा का फिर अंटसंट ही बोलना है तो फिर तो जंगली ही है, तो जंगली भाषा पढ़ा के क्या करोगे? एक पूर्णतः शुद्ध भाषा, और दूसरी कोई पढ़ना चाहता है तो ऐच्छिक रखा जाए, उसको अनिवार्य ना किया जाए, पहली अनिवार्य दूसरी ऐच्छिक। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े, नहीं पढ़ना चाहे तो ना पढ़े। एक लोकल लैंग्वेज जो उनको लगती है, आपको कोई अंग्रेजी, आपको जो भी समझ में आता है कि एक लैंग्वेज हम ऐसी रखें जो हमारी, कोई असमी है, बंगाली है कि तमिल है कि तेलुगु है कि कन्नड़ है कि पंजाबी है कि मैथिली है, कुछ भी जो जैसा पढ़ना चाहता है, जिसमें हजारों भाषाएं, उनमें से जो भी लोकल लैंग्वेज वो पढ़ना चाहता है एक आदमी, उसको साइड में वो पढ़ सकता है। लेकिन मुख्य एक भाषा जो सर्वमान्य होनी चाहिए और विज्ञान सम्मत होनी चाहिए, उसी भाषा को सबसे पहले नंबर पर पढ़ाया जाना चाहिए। सेकेंडरी ऑप्शनल, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो ले ले, माता पिता पढ़ाना चाहता है तो ले, नहीं लेना चाहते तो कोई बाध्यता नहीं, वो अच्छी होनी चाहिए। एक से ही काम चल जाए तो चला, नहीं चलता दूसरी ले लो, लोकल बातचीत की, घरेलू बातचीत। बाद में अपने आप वो पीछे हो जाएगी, जरूरत नहीं रह जाएगी आपको उसकी। शुरुआती परेशानी है तो आप दूसरा एक ऑप्शनल एक सब्जेक्ट और रख लीजिए इसके साथ, सेकेंड लैंग्वेज, बस दो ही, इसके अलावा कोई भाषा की जरूरत नहीं। अब देखिए दूसरा विषय फिर गणित। जब भाषा पढ़ लेते हो तभी आप गणित पढ़ा पाओगे, और गणित जब पढ़ लोगे तभी आप संज्ञान पढ़ा पाओगे। भाषा गणित जिसे नहीं आती, जैसे आपने बताया किसी को 5 महासागर,
तो महासागर भाषा से लाए हो और 5 जो है वो गणित का है। 5 क्या बवाल है? 2 + 3 होगा। तो आप 5 का अर्थ तभी समझोगे जब गणित पढ़ोगे। तो संज्ञान में हमेशा कुछ भाषा के शब्द और कुछ गणित के ये रहते हैं। तो भाषा और गणित के शब्दों अक्षरों का तालमेल ही संज्ञान है। तो आप भाषा और गणित पढ़ाए बिना संज्ञान नहीं पढ़ा सकेंगे, ये लगभग पक्का है। फिर अगर आप भाषा, गणित, संज्ञान तीनों ठीक से नहीं पढ़ाए हो तो इन्हीं के तीनों के द्वारा आपको पढ़ाया जाना है दर्शन। जितने उदाहरण दिए जाएंगे वो सब संज्ञान पर रखोगे। दर्शन पढ़ाते समय जो भी उदाहरण दिए जाएंगे संज्ञान पर रखोगे। जो भी मैथमेटिकल अंक प्रयोग होंगे वो सब गणित के ही हैं। और जो भी उसमें शब्द प्रयुक्त होंगे आपको पढ़ाने के लिए वो सब भाषा के होंगे। तो दर्शन, इन तीनों विषयों के बिना दर्शन आपको नहीं पढ़ाया जा सकता। आप इन तीनों में अगर अनभिज्ञ हैं तो आप दार्शनिक रूप से भी अंधे रहेंगे। तो इसलिए देखें, ये चारों ही विषय आपको जरूरी होंगे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के परिष्कार के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मानवीय अंतःकरण प्रत्येक नागरिक का अथवा मानव समाज के प्रत्येक सदस्य का सही रूप से विकसित हो, तो हमें इन चारों विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। और ये शिक्षण का विषय है, प्रशिक्षण एक अलग विषय है। लोग कहेंगे फिर अरे वो तो फिजिक्स और मैथ्स और वो केमिस्ट्री का क्या होगा। एक ने हमसे पूछा कि ये सब सब्जेक्ट कहां चले गए और ये कॉमर्स और ये सब कहां चले गए। तो हमने कहा नहीं, इतना टेंशन मत लो, वो सब प्रशिक्षण के विषय हैं। प्रशिक्षण के विषय नहीं, वो प्रशिक्षण के विषय हैं। तो जहां पे एजुकेशन है वहां पे ये 4 विषय, और जहां ट्रेनिंग शुरू होती है तो ट्रेनिंग काहे के लिए होती है? कर्म कौशल की। कर्म 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के कर्म हैं जिसमें कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व, ये 4 प्रकार के कर्मों को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए मनुष्य के अंदर कर्म कौशल जगाना होगा। तो कर्म कौशल अभ्यास के द्वारा जागता है। तो अगर ये अभ्यास के द्वारा जागता है तो वो ट्रेनिंग के द्वारा अभ्यास होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को ड्राइवर बनवाना चाहते हैं तो आप उसको ले जाके मैदान में गाड़ी चलाने का अभ्यास कराते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, किसी को होटल चलाना सिखाना है तो आपको होटल में उसको ट्रेनिंग देते हैं, उससे संबंधित कुछ थ्योरी भी पढ़ाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कराते हैं। तो वो ट्रेनिंग के अंदर अलग विषय, उसमें 4 विषय होंगे। कृषि कर्म का प्रशिक्षण, दूसरा वाणिज्य कर्म का प्रशिक्षण, तीसरा राज्य कर्म का प्रशिक्षण और चौथा नेतृत्व कर्म का प्रशिक्षण। ये चारों से संबंधित थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी करना है वो सब आप ट्रेनिंग का विषय रखिए। और वो 4 जो है वो प्रशिक्षण काल में सबसे पहले तो मानवीय अंतःकरण का विकास करो। अंतःकरण विकसित होता है 6-6 साल में एक बातें आपकी पढ़ती हैं डायमेंशंस की। मनुष्य वास्तव में 4 डायमेंशन वाला है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक। तो मनुष्य चूंकि 4 डायमेंशन वाला है तो शुरुआती 3 डायमेंशन उसको 18 साल तक में सक्रिय होते हैं। तो फिजिकल 6 साल तक, फिर मेंटल डेवलपमेंट 12 साल तक, फिर इमोशनल डेवलपमेंट 12 से 18 साल के बीच में, फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है वो 18 से 24 के बीच में होता है मनुष्य का। तो अब इस आधार पर मनुष्य के विकास के सिद्धांत को समझ लेंगे। 24 साल में परफेक्ट होता है, इसलिए 25वें साल में फिर उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की तैयारी कराई जाती है।
और ब्रह्मचर्य आश्रम से मुक्त करके उसे गारहस्थ आश्रम की ओर ले जाया जाता है। अब वो जो शिक्षण और प्रशिक्षण, 4 विषय का शिक्षण और 4 विषयों का प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण चारों का सबको नहीं देना है, प्रशिक्षण तो 4 में से जिस किसी में भी उसका टेस्ट वो पास कर जाए, उसके रिक्वायरमेंट का प्री एक टेस्ट होना चाहिए, उसमें जो पास कर जाए तो उसको एंट्री दे दी जाए कि कृषि कर्म का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, कि वाणिज्य का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, कि राज्य कर्म का, कि नेतृत्व कर्म का। 4 ही कर्म कौशल है। इन कौशलों का प्रशिक्षण उनकी पात्रता अनुसार, जिसमें वो उसकी पात्रता परीक्षण जिसमें पास हो जाए उस वाले सब्जेक्ट में उनको प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाए। तो इस तरह से मानव जीवन के विकास के इस क्रम को जब आप समझते हैं तो आपको पता चलता है कि 18 तक तो पहले 3 डायमेंशन उसके चलेंगे 6-6 साल के, फिर 18 के बाद उसका चौथा जो है, जो आत्म केंद्र है, स्पिरिचुअल जो कोशंट है, ये 4 क्यूज एक्चुअली कहलाते हैं, PQ, IQ, EQ, SQ, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक, माने फिजिकल, फिर इंटेलेक्चुअल, फिर इमोशनल, फिर स्पिरिचुअल। दीज 4 डायमेंशंस आर देयर। तो इन चारों डायमेंशंस को एक एक करके विकसित किया जाता है तो पूरा मानवीय व्यक्तित्व विकसित होता है। अब इसमें जो PQ है वो खान पान आहार विहार शुद्ध हो तो ये विकसित होता रहता है। तो जो खेल कूद आदि स्कूल में शामिल कर दिया जाता है, वो एक्सरसाइज, व्यायाम, और खाना पीना, नाखून तुम्हारा साफ कि नहीं, तुम्हारे शारीरिक विकास के दृष्टिकोण को भी विद्यालय में सम्मिलित किया जाता है। फिर उसके बाद मानसिक विकास। मानसिक विकास कौन सा है? ये जो अंतःकरण चतुष्टय हमने समझाया। तो ये चारों अंतःकरण के केंद्रों को विकसित करने के लिए 4 विषय का, फिर शारीरिक विकास के पश्चात 4 विषय का आप कम से कम उसे प्रशिक्षण दीजिए, शिक्षण दीजिए पहले। फिर इसके पश्चात एक चीज और शामिल होती है कि मनुष्यों को वो क्या खाना खाएं, क्या कैसे कपड़ा पहने, क्या जिए, किस तरह का आचार संहिता तय करें अपनी। तो उनका सभी चीजों में सांस्कृतिक जो चीजें होती हैं वो भी लोगों की इच्छा अनुसार उनको सिखाया जाना चाहिए, तो उनका EQ विकसित हो सकता है। जो लोग जितनी मात्रा में सात्विक अपना आचरण करेंगे उतनी मात्रा में EQ विकसित होगा। सद्गुण ही EQ है। इसके पश्चात कौशल का विषय आता है। तो कौशल का विकास जो है वो वास्तव में आपके SQ से संबंधित है। वो चाहे जिस कर्म को आप बड़े कौशल पूर्वक करते हैं तो आपका SQ विकसित होता है। ये बहुत रहस्यमयी बात है। इसलिए जो प्रशिक्षण का जो सब्जेक्ट है वो वास्तव में आपके SQ से संबंधित होता है। आप चाहे जो भी प्रशिक्षण लीजिए, चाहे कृषि का, चाहे वाणिज्य का, चाहे राज्य का, चाहे नेतृत्व का, लेकिन आपकी आत्मचेतना को ये प्रदीप्त करेगा। तो इसीलिए कौशल प्रशिक्षण को कहा जाता है कि मनुष्यों को अंत में जब SQ का चैप्टर उसका 18 से 24 वाला खुलता है तो उस समय उस बीच में ही उसको प्रशिक्षित कीजिए। तो 18 से 24 के बीच में आप, ये 6 साल का टाइम ऐसा है जिसमें आप कोई भी प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि 18 या 20 तक आप पूरी शिक्षा समाप्त कर दें। जैसे मान लीजिए कि 4 साल तक तो बच्चा शिक्षा प्रारंभ कर नहीं पाता। वास्तव में बच्चे की जो ठीक से IQ के विकास की यात्रा है वो 6वें साल से ही ठीक से शुरू हो पाती है। उसके पहले तक तो वो तोता रटन था उसका सब कुछ। तो तोते से ऊपर उठता है वो, जो बच्चा समझने लगता है चीजों को। तो 6 से लेके 12 तक ये क्रिया चलती है। तो 6 से 12 मुख्य रूप से आप इन विषयों को पढ़ाने का क्रम मजबूती से रखिए। और इस बीच में जो आयु का पीरियड है 6 से 12, ये मानसिक विकास के लिए सर्वथा अनुकूल है। तो इस बीच में सर्वाधिक कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को ठीक से भाषा, ठीक से गणित, ठीक से
संज्ञान, थोड़ा आप पहले से भी उसे प्रशिक्षण देना शुरू कर सकते हैं। अब आजकल तो 2-2.5 साल में ही उसको ABC सिखाया जा रहा है, लेकिन वो समझ रहा होगा ऐसा कुछ पक्का नहीं। गणित वो समझ रहा होगा, ज्यादा पक्का नहीं। कुछ बच्चे जो पिछले जन्मों में ज्यादा अच्छा डेवलप होने के पश्चात अगर इस जन्म में वो जीवन धारण करते हैं तो हो सकता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट सिद्ध हो जाए बचपन से, पैदाइशी, क्योंकि पहले विकसित किया हुआ है। तो जिनका पहले से ग्राउंड बना हुआ है और फिर वो इस जन्म में आते हैं, या बड़े योग्य माता पिता के बच्चे हैं, तो उनमें कई बार अधिक प्रतिभा की संभावना रहती है। तो ऐसा संभव जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो, क्योंकि और दूसरे कारण भी इसमें काम करते हैं। लेकिन आप अगर ज्यादा प्रतिभाशाली आदमी हैं तो आपके बच्चे थोड़ा बहुत अधिक प्रतिभाशाली हो सकते हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत अंतराल इसमें इधर उधर हो सकता है, अन्यथा बेसिक जो पैरामीटर मनुष्य का है वो यही है कि वो शुरुआती 6 साल से लेकर 12 साल तक में वो IQ, उसका अंतःकरण उसका बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। फिर इसके बाद आप सांस्कृतिक चीजों का पाठ्यक्रम कुछ उसमें रख सकते हैं, वो 12 से 18 के बीच में। फिर इसके पश्चात आप कौशल आदि का विकास करने का आप बच्चों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, वो 18 से 24 के बीच में। फिर वो 25वें साल में उनको जिसके साथ वो जीना चाहते हैं, जिसके साथ शादी करना चाहते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं, माने गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन जीना चाहते हैं, तो 25वें साल में उनको अनुमति दीजिए। और फिर वो अपने गृहस्थ आश्रम को शुरू करें, गृहस्थ जीवन को शुरू करें, वैवाहिक जीवन को शुरू करें, और उसके लिए उनको जो प्रशिक्षण जिस कर्म का दिया गया है उस कर्म का रिसोर्स उनको दिया जाए। नौकरी नहीं, ये रिसोर्स ध्यान रखें। नौकर, गुलाम, दास ये बनाना एक प्रकार का अपराध है। ना बनो ना बनाओ, ना किसी को नौकर बनाओ ना किसी के नौकर बनो। नौकरी .com से अप्लाई करना बंद करो, ये बहुत लंबी मूर्खता है। इसको तुम पशुतुल्य जीवन जी करके कौन सी उपलब्धि हासिल कर लोगे, तुम्हारी कौन सी सफलता सिद्ध हो जाएगी, तो उसमें मत जाओ। नौकरी मत मांगो। कोई कहता हम 10 लाख नौकरी देंगे, कोई कहता हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, और तुम नेताओं के जाल में नौकर बनने, गुलाम बनने तैयार हो जाते हो। नहीं, नौकरी तुम रिसोर्स मांगो हमेशा। रिसोर्स 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले कृषि भूमि, कृषि संपदा। दूसरी है वाणिज्यिक संपदा, तीसरी है राजकीय संपदा, और चौथी है नैतिक संपदा, सामाजिक संपदा। तो ये 4 प्रकार की संपदाएं हैं जो 4 प्रकार के रिसोर्स होती हैं। कृषि भूमि, वाणिज्यिक मुद्रा और राजकोष, चौथा समाज कोष। जितनी सामाजिक संस्थाएं उनमें भी एक एक कोष होता है, ये चौथा है। ये भी एक रिसोर्स है, इसको ऐसे मत छोड़ो। ये मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा, चर्च जितना भी तुमने सब बना रखा है, सब बड़े बड़े ये राजकोष के समकक्ष या उससे भी कहीं अधिक इनमें संपत्तियां संचित असंचित होती रहती हैं, आवक उनमें बनी रहती है। इसलिए ये 4 प्रकार की संपत्तियां हैं, 4 प्रकार के रिसोर्सेस हैं। इन चारों प्रकार के रिसोर्सेस को जो जिस लेवल का हो गया है उस लेवल का प्रशिक्षण दो, जिस लेवल का व्यक्तित्व है वैसा प्रशिक्षण दो, कृषि, वाणिज्य, राजनीतित्व, और उनमें से एक संपदा का उसे मालिक बनाओ। एक कर्म, एक पद, एक संपदा का उसे मालिक बनाओ। नौकर मत बनाओ, सबको मिल्कियत दो, सबको संपदा दो, और वो जिस प्रकार का व्यक्तित्व वाला सिद्ध हुआ है शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा, उसी प्रकार का उसको संपदा प्रदान करो। पूरी दुनिया में न कोई अनपढ़ रहेगा, न कोई बेरोजगार। ये ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ आश्रम यदि लागू हो जाए, ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन है, गार्हस्थ आश्रम वैवाहिक जीवन। विवाह माने होता है रोजगार।
विवाह माने आप सोचते थे अभी तक कि शादी होता है, शादी नहीं होता। विवाह माने रोजगार होता है, विशेष रूपेण कार्यभार वहन करना, विशेष रूप से किसी कार्यभार को वहन करना ही विवाह कहलाता है। तो विवाह माने होता है रोजगार, एक कार्यभार आपको, कोई ड्यूटी आपको दी जाती है। क्या ड्यूटी? कि आप कृषि, वाणिज्य, राजनीति, चार में से एक काम करें। हाँ, उस विवाह संस्कार के टाइम पर जैसे विद्यारंभ संस्कार होता है, ऐसे विवाह संस्कार होता था। शुरुआत में जब जीवन शुरू होता है तो विद्यारंभ संस्कार, और जब गृहस्थ जीवन शुरू होता है तो विवाह संस्कार। अब विवाह के साथ ही चूंकि शादी हुआ करता था, रोजगार देते समय आपको शादी उसके साथ ही अक्सर 25वें साल में हो जाती थी, तो धीरे धीरे विवाह का मतलब शादी से ही हो गया। शादी तो पाणिग्रहण संस्कार है एक प्रकार का, विवाह नहीं। विवाह तो विशेष रूप में कार्यभार संवहन करो, कार्यभार वहन करना ही विवाह है, विशेष रूप में, विशेष रूप से। विशेष रूप में क्यों? कि आप अपने वरीयता अनुसार उसमें आप विशिष्ट हैं, तो आप विशिष्ट हैं तो विशेष रूपेण आप उस कार्य को करिए। अगर आपकी विशिष्टता उसमें नहीं है तो आप उसमें मत जाइए, आपसे गड़बड़ हो जाएगा, काम बनेगा नहीं, फेल हो जाएगा। आपको मान लीजिए कि आपको हवाई जहाज चलाना नहीं आ जाता, उसमें वैशिष्ट आपका नहीं है, स्पेशलिटी नहीं है आपकी, आप उसमें कौशल नहीं बने, कर्म कौशल का प्रशिक्षण आपने प्राप्त नहीं किया उसका, और आप बन गए पायलट, चढ़ बैठे जाके जात के आधार पर, वंश के आधार पर, कुल के आधार पर, गुंडागर्दी के आधार पर, झूठा वोट लेके, तो आप उसमें बैठ जाओगे। फिर अब क्या वो हवाई जहाज चलेगा? आपको तो कुछ पता ही नहीं उसका कि कौन सी सुई 3600 तो उसमें मीटर लगा, आपको समझ में नहीं कौन सी बटन कहां दबा दें और क्या घटना घट जाए। और आपने कुछ का कुछ दबा दिया और हवाई जहाज जो है वो जाके खंदक में गिर गया, फिर क्या होगा? तो कुटुंब सहित नरके चले, साथ लिए यजमान, माने यात्री समेत आप पायलट जो हैं नरक में डूबेंगे, माने खड्ड में गिरेंगे, गर्त में, तो उससे तो लाभ नहीं होगा। तो विशेष रूपेण आप कार्यभार जिसमें आपका वैशिष्ट माने कौशल्य, स्पेशलिटी आपकी इसमें आ गई है, अब आप उस कर्म को करिए। तो इस तरह से गारहस्थ आश्रम में 4 प्रकार के विशेष रूप से कार्यभार आपको वितरित किए गए थे और कहा गया था कि आप इन कामों को करें। तो ये शिक्षण और प्रशिक्षण की बातें हमने आप शिक्षा व्यवस्था में जो आपने विषय दिया था उसमें आपको एक्सप्लेन किया। शुरुआती बचपन से लेके जीवन को 4 भाग में बांट लो और व्यक्तित्व के विकास के लिए वैसी तैयारी करो। PQ, IQ, EQ, SQ, फिजिकल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, स्पिरिचुअल कोशेंट, ये चारों कोशेंट आप अपने जीवन में डेवलप करते रहो। इन कोशेंट के अनुसार ही कृषि, वाणिज्य, राजनीति, तो 4 में से कोई एक गारहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। ब्रह्मचर्य आश्रम में 4 आपका वरीयता क्रम, आपका वर्ण क्रम ये तय हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, और फिर उसके पश्चात आप जो है गारहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। इसी व्यक्तित्व के अनुसार 4 में से कोई भी जो व्यक्तित्व जितना विकसित हो गया उसके अनुसार कर्म पद संपदा ग्रहण करें। अगले एपिसोड में, अगले लाइव प्रोग्राम में, अगले रविवार को हम इस रोजगार के विषय पर, गारहस्थ आश्रम पे हम बात करेंगे। अभी ये ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में आपने शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूछा मुख्य रूप से, तो ये शिक्षा व्यवस्था राष्ट्र की क्या होनी चाहिए उसमें हमने आपको बताया कि ये 4 विषय होने चाहिए शिक्षण के, और फिर 4 प्रशिक्षण के। दूसरी बात कि ये शिक्षा कैसे सुलभ कराई जाए लोगों को, सिर्फ इतनी सी बात है कि 25% सरकारी शिक्षा बजट, राष्ट्रीय शिक्षा बजट यदि तैयार हो जाए तो आप प्रत्येक नागरिक की शिक्षा को सुनिश्चित कर सकते हो। तो जब आप प्रत्येक नागरिक की शिक्षा को सुनिश्चित सरकारी स्तर पर ही कर सकते हो तो दिक्कत ही नहीं है। मात्र आपको 25% बजट इसमें बांटना है। 4 ही सरकार के काम होते हैं, जनता को शिक्षा देना, रोजगार देना, सुविधा देना, संरक्षण देना। तो टोटल बजट राजकोष जो है वो 4 भाग में बांटो तो 25% शिक्षा बजट बैठता है। और 25% शिक्षा बजट जिस दिन भी हो जाएगा देश का या दुनिया का, उस दिन एक भी व्यक्ति कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, सब शिक्षित हो जाएंगे। तो बड़ी सरलता से आप शिक्षा दे सकते हो।
सबको बचपन से एक सुंदर सा स्कूल, हर ग्राम पंचायत में एक विद्यालय होना चाहिए। हर जगह जो है बच्चा पूरी शिक्षा वहां से प्राप्त कर सके 25 साल की, ऐसे विद्यालय की व्यवस्था सरकारी तल पे सुलभ होनी चाहिए। पूरे ग्राम पंचायत में सुलभ हो तो कितना अच्छा, सारी शिक्षा 25 साल की, तो देखो पूरी क्रांति हो जाएगी, जन जन सुखी हो जाएंगे। ग्राम पंचायतों का सही निर्माण किया जाए, 1 लाख की आबादी तक मैक्सिमम एक ग्राम पंचायत का विकास किया जाए, सबको समान भूमि हर ग्राम पंचायत की वितरित की जाए, समान रूप से सब में पंचायत भवन बनाए जाए, कि स्कूल, एक अस्पताल, सभी चीजें, बैंक, सब सेवाएं वहां सुलभ हो, तो ये दिक्कत ही नहीं होगी। न्याय धर्म सभा इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लेकर आ रही है। शिक्षा व्यवस्था भी उसी का एक अंग है, संपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्था का शिक्षा व्यवस्था एक छोटा सा पार्ट है। और उसको अगर ये न्यायशील हो शिक्षा व्यवस्था अपनी, जो आपसे हमने कहा, तो ये कितना सुंदर जीवन सभी नागरिकों को दे सकती है। आप सभी लोग इसे सुनकर, समझकर, प्रचारित कर और न्याय धर्म सभा के साथ जुड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी इस समाज की व्यवस्था को न्यायशील बना सकते हैं, राष्ट्रीय व्यवस्था को न्यायशील बना सकते हैं। सभी का इसके लिए स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा समझते रहें, जानते रहें, जुड़ते रहें और लोगों को जोड़ते रहें, समझाते रहें। धीरे धीरे न्याय का चिंतन जैसे जैसे जन जन तक जाएगा, जनता जागरूक हो जाएगी, फिर कोई भी पार्टी सत्ता में आए, चाहे जो आए, एनडीएस आए कि कोई भी आए, भाजपा आए, कांग्रेस आए, दूसरी पार्टी आए, कौन आता है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, व्यवस्था सही होनी चाहिए। व्यक्ति कोई भी आते जाते रहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जाने कितने नेहरू आए चले गए, कितने इंदिरा आई चली गई, कितने और बड़े बड़े राजा आए चले गए, व्यवस्था सही नहीं की गई तो जनता का दुख नहीं मिटा। अब एक बार व्यवस्था सही कर लो, व्यक्तियों को खींचने, खदेड़ने, हटाने, लाने का झंझट ये समाप्त करो, व्यवस्था दुरुस्त कर लो, और व्यवस्था शुद्ध होते ही सबका जीवन सुंदर हो जाएगा। अपनी बात हम इसी के साथ समाप्त करते हैं, क्योंकि आज का समय हो चुका है। तो FB लाइव के अगले कार्यक्रम में अगले रविवार ठीक 8 बजे, 8 से 9 हम लोग आमने सामने होंगे और सभी से बात होगी। तो सभी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों को इसे संयुक्त करें। पूरे देश को जितनी जल्दी आप न्याय की जानकारी पहुंचा देंगे, देश न्यायशील हो जाएगा। सभी का बहुत धन्यवाद, जितने लोगों ने जुड़कर इसे लाइव कार्यक्रम को सुना, देखा, उन सभी को धन्यवाद। और वे सभी लोगों से ऐसी अपेक्षा ये सभी के साथ ही है कि सभी लोग इसको शेयर जरूर किया करें, ताकि अधिकतम लोगों तक इसे पहुंचाया जा सके। सभी का धन्यवाद।